हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं मनी 9 का खास शो मनी सेंट्रल। मैं हूं प्रियंका संभव और मेरे साथ में सहयोगी प्रवीण शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रवीण, फाइनली जिस बात का हमें इंतजार था कि मोदी और ट्रंप की मुलाकात हो चुकी है, उस पर हमारा मेन फोकस रहेगा आज। बिल्कुल बिल्कुल, सारा ट्रेड डील का क्या हाल है, क्या भारत की को कुछ रियायतें मिलेंगी, क्या भारत रियायत देने वाला है, इन सब चीज़ों पर आज ये सबसे बड़ी हमारी खबर है और आज हम इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और मुझे एक बात जो मैंने नोटिस की जब भी मैं सुन रही थी डोनाल्ड ट्रंप को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि दोनों अपने स्टैंड पर टिके हुए हैं। तो ऐसे जब दो स्ट्रॉन्ग लीडर्स मिलते हैं और कहीं ना कहीं दोनों अपनी बातें कह रहे हैं, तो क्या कुछ यहाँ से निकल कर आएगा, इस पर हम फोकस करने वाले हैं। तो रहिए हमारे साथ। हमारा फर्स्ट और प्राइमरी फोकस यही रहने वाला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो मीटिंग हुई है, अब इसके क्या मायने हैं, वहां से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, कच्चे तेल पर जो एक डिसीजन शायद हम देखेंगे कुछ समय में, और तेल के मार्केट में डायनेमिक्स जो है वो कैसे बदल सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। अगली खबर आपको चिंता में डाल सकती है। एक बैंक में हजारों कस्टमर्स फंस गए हैं। रिजर्व बैंक ने इस पर एक्शन लिया है और बैंक पर खतरा पैदा हो गया है। ये एक कोऑपरेटिव बैंक है और वहीं से खबर आ रही है जहां से हम पहले भी देख चुके हैं, महाराष्ट्र से। तो इस खबर को समझेंगे आगे। साथ ही में जीएसटी पर एक डेवलपमेंट जो है जिसकी सुगबुगाहट लग रही है, वो ये कि आपके लिए जीएसटी पर एक बड़ा फैसला हो सकता है। क्या होगा ये बड़ा फैसला, इसकी डिटेल्स हम आपको आगे देंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप और मोदी के मुलाकात की। वो मुलाकात आखिर हो गई जिसका सभी को इंतजार था, सबकी नजरें टिकी हुई थी। दोनों देशों के जॉइंट स्टेटमेंट में एक ट्रेड डील पर बातचीत का जिक्र किया गया है। मीटिंग के बाद ट्रंप ने यह भी कहा है कि भारत अमेरिका से ज्यादा तेल और गैस खरीदने के लिए राजी है। इससे दोनों देशों के बीच ट्रेड का जो असंतुलन है वो घटेगा। ट्रंप के शब्द थे कि हमारे पास है और भारत को ये चाहिए, तो फिर भारत हमसे ये ले सकता है। आप इस पूरी बैठक को कैसे देख रहे हैं और कुछ रियायतें मिलती हुई नजर आ रही हैं क्या भारत को? रियायतों का जहाँ तक बात है, तो वो अब ट्रंप के साथ मोदी की बैठक हो गई है, एक ब्रॉड बेस्ड जॉइंट स्टेटमेंट जारी हो गया है। अब जो रियायतें किस पर्टिकुलर आइटम वाइज या सेक्टर वाइज रियायतों को लेके अब अफसरों की बैठक होगी, जिसमें ये तय होगा कि भारत क्या दे सकता है, अमेरिका कितनी छूट या कितने टैरिफ के लिए तैयार है, और उसी तरह से भारत कितनी छूट देगा या अमेरिका कितनी छूट देगा। तो वो अब डेलिब्रेशंस होंगे। बड़ी बात यह है कि ट्रेड डील करने के लिए भारत और अमेरिका दोनों मोटे तौर पर सहमत हैं। हो सकता है ये फ्री ट्रेड डील ना हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ना हो, लेकिन ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भारत और अमेरिका तकरीबन एक सैद्धांतिक तौर पर सहमत दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी बात जिस पे हमको फोकस करना चाहिए वो है 500 अरब डॉलर का ट्रेड दोनों देश करना चाहते हैं, 2030 तक पहुंचाना चाहते हैं। इसका मतलब ये अभी 128 बिलियन डॉलर का कारोबार 2024 में हुआ था, जिसमें इंडिया का ट्रेड सरप्लस करीब 46 बिलियन डॉलर का था। अमेरिका का कहना यह है कि हम इस जो असंतुलन है, जो ट्रेड डेफिसिट अमेरिका के साइड जाता है, उसको वो फिल करना चाहता है, और उसी लिए अमेरिका चाहता है कि भारत उससे एनर्जी प्रोडक्ट्स खरीदे, यानी ज़्यादा तेल खरीदे, ज़्यादा गैस खरीदे, ज़्यादा जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है, हथियार हैं, उनको खरीदे। F-35 की सेल के लिए भी अमेरिका भारत के लिए कह रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी का कॉपरेशन भी इसमें शामिल है। तो ब्रॉड बेस पे अगर देखिए है क्या प्रियंका, दोनों जो देश हैं उनके बीच में बातचीत जो हुई, उसकी बॉडी लैंग्वेज को लेके हो सकता है कुछ लोग कहें कि ये बहुत अच्छे वो नहीं है, लेकिन एक तर्क ये भी है कि दोनों के बीच में एक अच्छे मजबूत सकारात्मक चीज़ों की शुरुआत हुई है, और इसका असर आने वाले वक्त में दिखाई पड़ सकता है। प्रवीण, आप भी मेंशन कर रहे थे, अहम है तेल और गैस। दोनों ही नेता इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए और राजी होते हुए दिखे कि अमेरिका भारत का टॉप ऑयल एंड गैस सप्लायर बनेगा और इस मामले में रूस पीछे छूट जाएगा। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि तेल के मौजूदा जो $74 प्रति बैरल के दाम हैं वो भारत के लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर कीमतें $70 पर आती हैं तो भारत को और फायदा होगा। तो क्या अमेरिका से ज्यादा तेल लेने से भारत के पास डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन खुलेगा? और तेल बहुत ही अहम है, यहाँ पर हमेशा ही भारत के लिए एक पेन पॉइंट रहता है ऑयल एंड गैस।
नहीं, बिल्कुल ये बड़ी बात है। और तेल को लेके चाहे डाइवर्सिफिकेशन की बात हो या प्राइस को कम करने की बात हो, दोनों लिहाज से मुझको ये लगता है कि ये एक अच्छा मौका आ रहा है भारत के लिए। दो तीन फैक्टर हैं। एक पहला फैक्टर ये है कि अमेरिका खुद कह रहा है या डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं, ड्रिल बेबी ड्रिल, जब वो आए थे उससे पहले, यानी वो चाहते हैं कि अमेरिका ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करे और दुनिया भर में तेल की सप्लाई करे। एक चीज़, इससे क्या होगा, इससे प्राइसेस कम हो सकते हैं। दूसरी बात ये, अमेरिका ने ओपेक कंट्रीज को, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उनको साफ बोल दिया है कि आप तेल की कीमतें घटाएं, तेल की कीमतों को रेशनलाइज करें। ये भी भारत के फेवर में, और इसी वजह से जो तेल की, कच्चे तेल की कीमतें हैं पिछले कुछ वक्त से $74-75 के बीच में चल रही हैं, जो कि $80-81 के आसपास पहले बनी हुई थी पिछले साल। तो तेल का दाम कम हुआ है। हरदीप सिंह पुरी ने जो कहा है कि $70 पर तेल आ जाए तो बहुत बढ़िया है। तीसरी चीज यह है कि जो अमेरिका का लगातार दबाव है इस बात को लेके कि रूस और यूक्रेन के बीच की जंग खत्म हो किसी भी तरीके से, उसके लिए वो पुतिन से बात कर चुके हैं। और अगर ये जंग रुकवाने में अमेरिका सफल होता है तो रिसेंटली जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जाते जाते पुतिन पर या रूस पर ऑयल बेचने पर प्रतिबंध लगाए थे, उन पर भी रियायत मिल सकती है, उनको खत्म किया जा सकता है। और ऐसे में भारत के पास न सिर्फ रूस से तेल खरीदने का विकल्प होगा, बल्कि अमेरिका और मिडिल ईस्ट से तेल खरीदने के तीन बड़े जो डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट है, उसका एक्सेस करने की भारत को आज़ादी मिल सकती है। और इसमें रूस से अब तक भारत को डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा था, हो सकता है कि आने वाले वक्त में $70 के आसपास क्रूड हमको बिकता दिखाई दे। सरकार के पास ये मौका होगा कि इंपोर्ट बिल कम होगा, तो शायद भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों को कुछ नरम करने का सरकार के पास मौका हो। यानी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इंडिया के लिए, दोनों ही स्थिति में एक विन विन सिचुएशन पर हम खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इंपोर्ट बिल कम हो सकता है, हमारे लिए फ्यूल का कॉस्ट कम हो सकता है, लेकिन क्रिटिकल रहेगी बातचीत केवल अमेरिका और भारत की नहीं, इसमें रूस का रोल भी जो है, और आज पोटस ने भी उसके इंडिकेशन दिए कि इस टेबल पर वो भी नजर आ सकते हैं बातचीत में और नेगोशिएशन में। चलिए अब बात करते हैं जो सीधा आपकी जेब से जुड़ी हुई है, और इस खबर को आपके सामने लाते हुए मैं सच कह रही हूँ, मेरा दिल टूट जाता है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि हम पहली बार देख रहे हैं, एक और बैंक के डूबने की खबर आई है, डूबने के कगार पर है, और हज़ारों कस्टमर्स रो रहे हैं। उनका बैंक अकाउंट बंद हो गया है, वो पैसे निकाल नहीं सकते हैं, और रिजर्व बैंक ने ये एक्शन लिया है। कोऑपरेटिव बैंक, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक इसका पूरा नाम है, इस पर ये पाबंदी लगा दी है आरबीआई के सुपरविजन में, और कस्टमर्स जो है अब इस बैंक से अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं। आरबीआई अब उन्हें वॉच कर रहा है, और बैंक में लिक्विडिटी के संकट को देखते हुए रिजर्व बैंक ने ये कड़ा कदम उठाया है। बैंक नए लोन भी नहीं बांट सकते हैं और अपनी एसेट्स भी नहीं बेच सकते हैं। अगले 6 महीने के लिए ये प्रतिबंध लागू हुए हैं। कड़े रेगुलेशंस की हम बात करते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, जिसने अपनी जीवन भर की कमाई वहाँ पर रखी, उनका पैसा फंस गया है, वो अब क्या करेंगे? रोएंगे, चिल्लाएंगे, और फिर जो है अब आरबीआई ने ये जो लगाए हैं पाबंदी, इनके क्या मायने हैं? मुझे लगता है ये कहानी, और ये महाराष्ट्र से हम अक्सर देखते हैं, ये सेकंड इन लाइन या थर्ड इन लाइन होगा महाराष्ट्र ऐसी खबर आने की। पीएमसी बैंक था इसके पहले, और अब ये न्यू इंडिया को, बैंक का नाम बदल गया, परेशानी वही है। बिल्कुल, कस्टमर्स के लिए बड़ा झटका है। जो सुबह हम लोगों ने खबरें देखी तो बैंकों की, जो इस बैंक की शाखाएं हैं, उनके बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोगों में जो कस्टमर्स हैं उसमें हड़कंप है, बेचैनी है कि उनके पैसे का क्या होगा। ये एक बड़ा सवाल है कि आरबीआई के टाइट रेगुलेशंस हैं, और मैं आपको बताऊं, भारत दुनिया के उन मुल्कों में है जहां बैंकिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा रेगुलेटेड सेक्टर माना जाता है। आरबीआई के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बेहद सख्त हैं। इसके बावजूद यहाँ पर अगर चीज़ें फंस जाती हैं, बैंक डूब जाते हैं, बैंकों को, आरबीआई को अपने मॉनिटरिंग या मॉरेटोरियम में या सुपरविजन में लेना पड़ता है, बोर्ड्स को सुपरसीड करना पड़ता है। तो ये वाकई एक बड़ी चिंता की बात है। इस मामले में भी हम ऐसा ही देख रहे हैं। पीएमसी बैंक के साथ ऐसा हुआ था हाल, जहां पे कि लोगों के पैसे फंस गए थे। इससे पहले यस बैंक का मामला था, जहां पे मोरेटोरियम लगा, बैंक का बोर्ड बदलना पड़ा, एसबीआई जैसा कंसोर्शियम को लाना पड़ा, और तब बैंक को बचाया जा सका। बड़ा सवाल यह है कि
जब पैसा लोगों का जाता है, इस तरह के कोऑपरेटिव बैंक्स को लेके भी आरबीआई लगातार सख्ती कर रहा है, उनको अपने दायरे में लेकर आने, उनके ऑपरेशंस पे रोक लगाने, पाबंदी लगाने के कई कदम पीछे हमने देखे हैं। इसके बावजूद इस तरह की चीजें होती हैं। तो एक उसका बड़ा रीजन अगर है तो वो ये है कि इन बैंकों में थोड़ा बहुत ज़्यादा जो ब्याज मिलता है, उस वजह से लोग यहाँ पे पैसा लगाने के लिए आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन अब एक समस्या ये है कि जिन लोगों के 5 लाख रुपए से ज़्यादा इस बैंक पे जमा होंगे, वहां पर मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि गारंटी है, जो इंश्योरेंस है वो केवल 5 लाख रुपए तक का ही है। बिल्कुल, तो आप ये इसे एक बड़ा मसला है। डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के तहत जो है वो केवल 5 लाख रुपए तक का ही जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। अगर बैंक किसी भी तरह से इस तरह की जब परेशानी में जाती है या उसे बंद करने की अगर नौबत आ जाती है, अभी बंद नहीं हुआ है, प्लीज हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे, रेस्ट्रिक्शंस लगाए आरबीआई ने। आरबीआई अब उनकी खातों की जांच कर रहा है, और ऐसे में बैंक ना कोई फंड रेज कर सकता है ना कुछ कर सकता है। कस्टमर्स परेशान हैं, सबकी जुबान पर यही है कि मेरा क्या होगा। लेकिन ये ध्यान रखें, 5 लाख तक की आपकी राशि वहां पर सुरक्षित है। पर देखिए, ये सुरक्षित है, लेकिन अभी जब कोई विड्रॉ नहीं कर पाएगा तो ये बड़ी दिक्कत वाली स्थिति हो जाएगी ना। आपको अगर कोई सुबह कह दे प्रवीण कि आपके बैंक अकाउंट को हमने बंद कर दिया, आप वहां से कुछ पैसे नहीं विड्रॉ कर पाएंगे, क्या बीतेगी? बिल्कुल, वो फ्रीज हो जाने जैसा है। हालांकि आरबीआई ने ये कहा है कि आप अपना क्लेम भरकर जमा कराइए, उसके बाद देखा जाएगा कि कैसे रिफंड किया जाना है पैसा। आरबीआई ने यह भी कहा है कि कस्टमर्स के ही, डिपॉजिटर्स के ही हित में ये कदम उठाया गया है। बैंक का जो मैनेजमेंट है उसको रोक दिया गया है कि आप किसी भी तरीके से किसी भी फंड को एक्सेस नहीं कर सकते, ना डिपॉजिट को छू सकते, ना सेविंग या करंट अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है उसको देख सकते हैं। लोन भी नहीं बांट पाएंगे, एडवांसेस नहीं दे सकते, बैंक अपने किसी भी तरह के पेमेंट को भी अब नहीं चुका सकता इस मामले में, और ना ही अपने किसी असेट को बेच सकता। तो पूरी तरीके से कंप्लीटली रुपयों से जुड़े किसी भी लेन देन को करने पर इस न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक्स को रोक लगा दी गई है। अगले 6 महीने ये प्रतिबंध जारी रहेंगे, उसके बाद हो सकता है कि इनमें धीरे धीरे ढील दी जाए, अगर लिक्विडिटी का मैनेजमेंट हो जाता है, लिक्विडिटी नजर आती है आरबीआई को। तो आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर जिस तरह से परेशान कस्टमर्स थे उन्हें देख रहे हैं। हालांकि आरबीआई ने आश्वासन ज़रूर दिया है कि आप अपने फॉर्म्स, क्लेम फॉर्म को भरें। अभी एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कामकाज ठप है, लोगों को परेशानी तो होगी, डर भी लगेगा कि क्या होगा, आंसू भी निकलेंगे, लेकिन अभी इनके हाथ इंतज़ार करने के अलावा और कुछ है नहीं, वेट ही करना पड़ेगा। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, मनी सेंट्रल की, और हम बात करने वाले हैं जीएसटी की। बजट में आम लोगों को टैक्स पर बड़ी राहत देने और फिर रिजर्व बैंक के कर्ज सस्ता करने के बाद अब सरकार एक और बड़ी राहत देने के मूड में है। एक मीडिया खबर बता रही है कि सरकार जीएसटी पर बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए सरकार कई आइटम्स पर जीएसटी रेट्स को घटा सकती है। जीएसटी काउंसिल 12% टैक्स का स्लैब भी खत्म करने का फैसला ले सकती है। इसमें आने वाले आइटम 5% या 18% में डाले जाएंगे। तो हम देखेंगे कि 12% का जो टैक्स रेट है, क्या वो यहाँ से गायब हो जाएगा, और क्यों सरकार ऐसा सोच रही है? आपको क्या लग रहा है, ये फैसला लिया जा सकता है? तैयारी हो रही है, ऐसी कुछ खबरें हमें बता रही हैं, पर ये कितना आपको लग रहा है कि ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि एक 12% का हटा दे, सीधा 5 और फिर 18% पर टैक्स लगेगा? नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है, और सरकार मोस्ट प्रोबेबली इस कदम को उठाएगी, क्योंकि जीएसटी को जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया है, इसको लेके विपक्ष से लेके कारोबारी तक सारे हल्का जो जितने भी हैं, वहाँ पे इस बात को बार बार कहा जा रहा है कि जीएसटी को जो एक आसान टैक्सेशन सिस्टम बनाने की बात कही गई थी, वो नहीं बन पाया। लंबे चौड़े टैक्स स्लैब आ गए हैं और उस वजह से कारोबारियों को बड़ी दिक्कतें होती हैं। दूसरी, सरकार का जो हम भी पहले बात कर रहे थे, जिसमें हमने कहा था कि सरकार अभी ग्रोथ को बढ़ाने और बाकी छूट और सौगात देने के मामले में भी पीछे नहीं हट रही। सरकार इस मामले में और ज़्यादा आपको रियायतें देने की तैयारी में है, और जीएसटी उसी तरह का एक कदम साबित होने वाला है। चाहे इंश्योरेंस पर जीएसटी को कम करने की बात हो, या जो दूसरे आइटम है उनके जरिए सरकार एक तो सामानों को कम महंगा करना चाहती, सस्ता करना चाहती है, दूसरी ओर खपत बढ़ाना चाहती है और उसके जरिए ग्रोथ को तेज करना चाहती है। करीब 600 आइटम ऐसे हैं जो 18% जीएसटी के दायरे में आते हैं, और लगभग 280 के आसपास आइटम ऐसे हैं जो 12% और 5% के रेट में आते हैं। आप ये समझ लीजिए कि लगभग 280 आइटमों को 18%
या 5% में लाया जाएगा। इसका मतलब कुछ जो लग्जरी किस्म के आइटम होंगे उनको 18% के रेट में डाला जाएगा, जबकि जिन आइटमों का रोजमर्रा की जरूरत वाले हैं उनको आइटमों को 5% के दायरे में सरकार डाल सकती है। सरकार का फोकस इस बात पर भी है कि इस पूरा रिस्ट्रक्चरिंग होगी इसमें उसके खजाने पर कोई बहुत बड़ा फर्क न पड़े। तो अपने खजाने को बचाते हुए सरकार चाहती है कि जीएसटी के जरिए आम लोगों की जेब को राहत दी जाए। और इसी तरह का जो 5% का टर्म इंश्योरेंस पर जीएसटी लगाने की बात है वो भी इसी तरह की एक कोशिश है, जहां पे कि बीमा को सस्ता करने की सरकार की कोशिश है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्सेस को कम करने के बाद अब इनडायरेक्ट टैक्सेस पर नजर, और इसके लिए सरकार को काफी आलोचना भी सहना पड़ा कि भाई आपने टैक्स तो कम कर दिया पर आप हमसे जीएसटी इतना ले लेते हैं कि सरकार को कहीं भी लॉस नहीं हो रहा है। और महंगाई और जीएसटी सब कुछ से कहीं ना कहीं जो आम आदमी है वो परेशान है, खपत रुकी हुई है, और खपत को बढ़ावा देने के लिए ये रास्ता भी एक सरकार इस पर विचार कर रही है। चलिए आज के शो को यहीं वाइंड अप करते हैं प्रवीण, और शुक्रिया, हमने काफ़ी सारी बातचीत की। प्रवीण की फेवरेट टॉपिक मोदी और ट्रम्प को भी डिस्कस किया, और ये अभी भी हमारे साथ खबरों में बने रहेंगे। वैसे इस पे लगातार अपडेट आते रहेंगे कि क्या डील हो रही है, क्या कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या ट्रेड एग्रीमेंट कितनी जल्दी होने वाला है, उसको लेके खबरें लगातार अब आती रहेंगी और इसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, नमस्कार।